पाक अफगान सरहद पे तालिबान का इतराज़ कैसा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मैं हूं मुबश्शिर लुकमान। तारीखी हक़ाइक़ जो झुटलाई नहीं जा सकते, मैं आपको आज वो बताने लगा हूँ। पिछले कई महीने से अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर यानी ड्यूरेंट लाइन की मुतनाज़ बनाने की उसको कोशिश कर रही है और अब तो काबिल इंतज़ामिया के वज़रा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। 2 हफ़्ते पहले अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने दिल्ली में बैठ के उसे एक फ़र्ज़ी लकीर करार दिया। उसके बाद अफगान वज़ीर बराए सरहदी अमूर नूरुल्लाह नूरी ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया और अब अफगान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब कतर में बैठ कर उसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो में मुस्तनद तारीख़ी हक़ाइक़ का हवाला दे के अफगान की नाम नहाद बहादुरी का पोल भी खोला था और साबित किया था कि अफगान आज तक अपने ज़ोर बाजू पे अपनी सरज़मीन का दिफ़ा नहीं कर सके। तो मेरी इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरेंट लाइन आखिर है क्या, माजी की अफगान हुकूमतों का इस पर क्या मौक़िफ़ रहा और आज के तालिबान जो हैं इसे फ़र्ज़ी लकीर क्यों करार दे के मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अफगानिस्तान की तरफ से जारी करता यह नया नक्शा देखें। इस नक्शे में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और साबिक फाटा के इलाकों को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। तो अफगानिस्तान का दावा है कि अटक तक का इलाका दरअसल अफगानिस्तान का हिस्सा है जो अफगानिस्तान ने अंग्रेज़ को 100 साल के लिए लीज़ पर दिया था और चूँकि इस लीज़ की मुद्दत अब पूरी हो चुकी है लिहाजा ये इलाके हमें वापस मिलने चाहिए। तो अफगानिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि अंग्रेज़ ने यह मुआहदा अफगानिस्तान की कठपुतली अमीर अब्दुर्रहमान ने किया था, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ अब यहाँ से जा चुका है लिहाजा इस मुआहदे की अब कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तो अफगान से अपना यह गुमराहकुन दावा 3 मफरूज़ों की बुनियाद पर रखा है। पहला मफरूज़ा ड्यूरेंट लाइन से मुतल्लिक है। दूसरा मफरूज़ा यह है कि माजी में इन इलाकों में अफगानिस्तान हुकूमत कर चुका है, जबकि तीसरे मफरूज़े के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पश्तून अफगान हैं। तो अफगानिस्तान के तीनों दावे तारीख को मस्क करने की एक भूंडी कोशिश के सिवा तो कुछ नहीं है। ड्यूरेंट लाइन का मुआहदा तहरीरी शक्ल में आज भी मौजूद है और इस मुआहदे से मुतल्लिक सैकड़ों किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। आज तक किसी भी मुसन्निफ या तारीखदान ने यह दावा नहीं किया कि यह मुआहदा अंग्रेज़ ने ज़ोर ज़बरदस्ती किया था। तारीखी हकीकत यह है कि यह मुआहदा अंग्रेज़ की नहीं बल्कि अफगानिस्तान के बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान की फरमाइश पर किया गया, जिसने ताज बरतानिया को इस मुआहदे के लिए 4 ख़त भी लिखे और इसकी वजह यह थी कि उसने रशिया और बरतानिया ने सेंट्रल एशिया के साथ मिलने वाली अफगान सरहदों का तयन कर लिया था, लेकिन इंडिया के साथ अफगानिस्तान की सरहदें बदस्तूर गैर वाज़ेह थी। तो अमीर अब्दुर्रहमान ने अपनी किताब में बार बार फ़ख्र से इस बात का इजहार किया कि इसने इंडिया के साथ अपनी सरहदें वाज़ेह की। 7 शिकों पर मुश्तमिल इस मुआहदे को अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कहीं 100 साल लीज़ या किसी भी मुद्दत का कोई जिक्र नहीं है। ना ही कुछ ऐसा लिखा गया था कि अफगानिस्तान का कोई इलाका बरतानिया को दिया गया। जबकि ड्यूरेंट लाइन मुआहदे पर दस्तखत हो गए तो उसके बाद सरहदों का तयन करने के लिए 4 कमीशन बने जिन्होंने 2200 किलोमीटर लंबी सरहद का तयन किया और इस कमीशन में अफगान हुकाम के अलावा कबायली सरदार भी शामिल थे जिन्होंने 3 साल लगाकर या 4 साल लगाकर सरहदों का तयन किया। अफगान इस मुआहदे पर इतने खुश थे कि अमीर अब्दुर्रहमान और उसके कबायली और फौजी हमायदीन ने काबुल में बाकायदा जश्न मनाया और सर ड्यूरेंट मोर्टिमर को तोहफे तहाइफ और सलामी भी पेश की। अब मैं आपको बताऊं कि ड्यूरेंट लाइन मुआहदे के नतीजे में हिंदुस्तान को तो अफगानिस्तान का कोई हिस्सा नहीं मिला, लेकिन अफगानिस्तान को कुन्नड़ से बदख्शां तक हज़ारों किलोमीटर्स पर मुश्तमिल आज़ाद खित्ता काफिरिस्तान मिल गया। 1893 से पहले ये इलाका अफगानिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा था। तो अमीर अब्दुर्रहमान ने बाद में इस इलाके का नाम नूरिस्तान रखा और अगर आप मेरी दी गई मालूमात को तारीख़ी कसौटी पर रखना चाहते हैं तो द लाइफ ऑफ अब्दुर्रहमान अमीर ऑफ अफगानिस्तान नामी किताब में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। ड्यूरेंट लाइन मुआहदे की बदौलत अंग्रेज़ ने अफगानिस्तान को सिर्फ हिंदुस्तानी इलाके ही नहीं दिए बल्कि अमीर अब्दुर्रहमान को सालाना वजीफे में खातिर का इजाफा भी कर दिया। तो मुआहदे से पहले यह वजीफ़ा 12 लाख रुपए था, लेकिन बाद में 18 लाख सालाना कर दिया गया और ये वजीफ़ा 1919 में उस वक्त बंद हुआ जब तीसरी एंग्लो अफगान जंग शुरू हुई, लेकिन इसके बावजूद ड्यूरेंट लाइन मुआहदे पर कभी किसी ने कोई इतराज़ नहीं उठाया। अमीर अब्दुर्रहमान के बाद भी कई अफगान हुक्मरानों ने इस मुआहदे की तौसीक की। 21 मार्च 1905 को अफगानिस्तान के बादशाह हबीबुल्लाह ने ताज बरतानिया के साथ एक और मुआहदा किया और ड्यूरेंट लाइन को एक बार फिर मुस्तकिल सरहद की हैसियत से तस्लीम किया। इस नए मुआहदे को हबीबुल्लाह एग्रीमेंट कहते हैं और अमानुल्लाह के दौर में 2 मरतबा ड्यूरेंट लाइन मुआहदे की तौसीक हुई है। पहली बार 8 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला अली अहमद खान ने रावलपिंडी आकर इस मुआहदे की तौसीक की और दूसरी बार 22 नवंबर 1921 को अफगानिस्तान ने फिर ड्यूरेंट लाइन मुआहदे की तौसीक की, जिसको आज हम काबुल एग्रीमेंट कहते हैं। ये एक आज़ाद अफगान हुकूमत का मुआहदा था। 6 जुलाई 1930 को अफगानिस्तान के बादशाह नादिर खान ने इंडिया एक वफ़द भेजा और एक बार फिर तमाम पुराने मुआहदों की पासदारी करने का यकीन दिलाया। अफगानिस्तान का यह दावा सफ़ेद झूठ है कि यह मुआहदा महज अमीर अब्दुर्रहमान ने बरतानवी दबाव में किया था। सच तो यह है कि अमीर अब्दुर्रहमान के बाद हबीबुल्लाह, अमानुल्लाह और नादिर खान भी इस मुआहदे की तौसीक कर चुके हैं, बल्कि गाजी अमानुल्लाह ने 2 बार इस मुआहदे की तौसीक की, जिसको आज़ाद अफगानिस्तान का हकीकी हुक्मरान माना जाता है। तब देखिए अफगानिस्तान की रशिया, चाइना और ईरान के साथ सरहदों का तयन बरतानिया ने किया था। अंग्रेज़ इस मामले में किसी अफगान से मुशावरत से तो दूर, बड़ी दूर की बात है, उन्हें पूछना भी गवारा नहीं किया।
لیکن اس کے باوجود افغانستان نے انگریز کی متعین کردہ سرحدوں پر آج تک کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. لیکن ڈیورنڈ لائن واحد سرحد ہے جس کا تعین افغانستان کی مرضی سے کیا گیا تھا, اور اسی پر آج یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو امریکہ اور برطانیہ سمیت تمام اسلامی ممالک نے ڈیورنڈ لائن کو ایک انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ تسلیم کر رکھا ہے. بین الاقوامی قوانین بھی افغانستان کا ڈیورنڈ لائن سے متعلق موقف جو اس کو تسلیم نہیں کرتے, اور ویانا کنونشن پر افغانستان نے دستخط کر رکھے ہیں, اس کے تحت بھی افغانستان بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کا پابند ہے. لہٰذا ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے افغانستان کا ہر دعویٰ جھوٹ پر مبنی, غیر اخلاقی اور بے بنیاد ہے. تو افغانستان دوسرا بڑا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ چونکہ ان پاکستانی علاقوں پہ حکومت کر چکا ہے, لہٰذا ان علاقوں پہ اسی کا حق ہے. اگر افغانوں کا یہ دعویٰ درست مان لیا جائے تو ان کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے, تو ان کی 5000 سالوں میں وہ صرف 81 دفعہ ان علاقوں پہ حکومت کر سکے ہیں جن پر یہ اپنا حق جتا رہے ہیں, وہ بھی پنجاب سے جانے والے احمد شاہ ابدالی کے دور میں. ابدالی کو افغانستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ احمد شاہ درانی نے اپنی پوری کتاب میں افغانستان کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا. اگر درانی سلطنت افغانوں کے دعوے کی بنیاد ہے تو میں آپ کو بتاؤں وہ تو کشمیر, دہلی, ملتان اور مشہد تک پھیلی ہوئی تھی. پھر افغانستان آج ان علاقوں پہ دعویٰ کیوں نہیں کر رہا؟ اور اگر افغانستان کے اسی اصول کو مان لیا جائے تو ہندوستان اور ایران بھی سینکڑوں سال افغانستان پر حکومت کر چکے ہیں, تو کیا وہ بھی اٹھ کر افغان علاقوں پہ اپنا حق جتانا شروع کر دیں؟ تو افغانستان کا تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں بسنے والے تمام پشتون افغان ہیں. تو ان کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں, یہ اتنا بھی جانتے ہیں کہ پختون پنجابی, سندھ یا بلوچی کی طرح افغانی کوئی نسل یا قوم نہیں ہے, بلکہ ایک ملت کا نام ہے جو مختلف اقوام کا ملغوبہ ہے. ملت افغانیہ کم از کم 42 مختلف قوموں کا مجموعہ ہے, جس میں سب سے بڑی قوم فارسی ہے, اور یہ تاجک, ازبک اور ہزارہ قبائل پہ مشتمل ہے, اور یہ افغانستان کی کل آبادی کا 73% ہے. جبکہ پختون دوسرے نمبر پہ, اور افغانستان کے اپنے آئین کی شق نمبر 4 میں یہ لکھا ہے کہ افغانستان کے نیشنلٹی رکھنے والی تمام قومیں افغان ہیں. ان کے قومی شناختی کارڈ میں بھی قوم کے کھانے میں پختون, تاجک یا ہزارہ درج کیا جا سکتا ہے, جبکہ ملت کے کھانے میں افغان لکھا جائے گا. تو افغان طالبان کو چاہیے کہ جس طرح آج یہ تمام پختونوں کو افغان قرار دے رہے ہیں, اسی طرح ایرانیوں اور ترکمانوں کو بھی افغان قرار دینے کی ذرا ہمت کریں. ذرا پختونوں کا بھی کم از کم 2500 سال کی مسرت تاریخ تو ان کی موجود ہے, لیکن لفظ افغان محض چند سو سال پرانا ہے. تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ افغان آج اپنی جس شناخت پہ بڑا فخر کر رہے ہیں وہ بھی ان کو ایرانیوں نے دی تھی, کیونکہ اس خطے میں رہنے والوں کو افغان کہہ کے پکارا کرتے تھے. آپ ایک لمحے کو تاریخ بھول جائیں, صرف پشتو زبان کے رسم الخط پہ غور کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رسم الخط میں حرف فے جو ہے سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو پھر تمام پختون افغان کیسے ہو گئے؟ افغانستان چونکہ کبھی اتنا طاقتور نہیں رہا کہ طاقت کے زور پہ پاکستان سے اپنی بات منوا سکے, اس لیے ہمیشہ اس نے سازش کی ہے. کسی دور میں پختونستان کا نعرہ لگایا کرتے تھے, فقیر ایپی سے لے کر پختون زلمی اور ٹی ٹی پی تک, سردار خیر بخش مری سے برام داغ بھگتی اور بی ایل اے تک. افغانستان نے ہر دور میں پاکستان میں شورش کو ہوا دی ہے, مسلح تحریکوں کی آبیاری کی ہے, انہیں اسلحہ اور تربیت فراہم کی, اور پاکستان مخالف قوتوں کو اپنی سرزمین پر ٹھکانے بنا کر دی ہیں. اب یہ دہشت گردی کی سرپرستی جیسے الزامات سے بچنے کے لیے ڈیورنڈ لائن کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں. افغانستان کے بعد ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے. ایسا نہ ہو کسی روز کابل کو پاکستانی علاقہ ڈکلیئر کر دیا جائے اور پھر اس پہ قبضہ بھی کر لیا جائے. سوچیے گا اس پہ ذرا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.